नमस्कार, स्वागत है आपका। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मेरे सामने जिंदल विद्या मंदिर की प्राचार्य श्रीमती ईश्वरी शर्मा जी बैठी हैं, जो श्री बृजमोहन व्यास जी की नातिन हैं। बृजमोहन व्यास जी बॉलीवुड के एक भारतीय अभिनेता थे, जिन्हें बाबू भाई मिस्त्री की संपूर्ण रामायण में रामायण का अभिनय करने का अवसर मिला और रामायण के अभिनय में उन्होंने रावण का रोल किया और उसी से वो पूरे भारत में जानने लगे। उनको हमेशा रावण की भूमिका में याद किया जाता है। इसके अलावा भी वो बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे, जो कि आपको ईश्वरी जी बताएंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद लता जी। ये आप ही का सौभाग्य नहीं है, ये मेरा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं आप जैसी कलाकार, अग्रिम समाज सेविका के साथ अपने नाना जी, जो स्वर्गीय BM व्यास जी, जो बहुत एक महान कलाकार रह चुके हैं, और उनकी यादों को जीवन करने का एक मौका मिल रहा है। मैं आपका बहुत शुक्रिया करती हूँ और नाना जी को नमन करते हुए और उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपके नाना जी अभिनय के क्षेत्र में कैसे आए, क्योंकि वो तो चूरू के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था, तो फिर बम्बई कैसे पहुंच गए? बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे कुछ याद आता है, जैसे मम्मी, मौसी और जो बातें बताती हैं, हम याद करते हैं कि वो गाना गा गा करके 10-10 रुपया लेते थे। और वैसे तो वो बहुत छोटे से नगर चूरू गांव शहर में रहते थे, और राजस्थान का एक बहुत छोटा सा गांव है चूरू। आप तो वहीं से हैं, क्योंकि पिलानी हमारा ससुराल है और पिलानी के पास ही। बिल्कुल। तो उनका जन्म तो पंडित घराने में हुआ था, कि रुचि रही थी गायन में, और उनका मानना था कि कला और गला ये ऐसी चीज़ें जो भगवान की देन है, और उनकी रुचि क्योंकि गायन में रही थी तो बस गीत गाते चले गए, और चूरू में छोटी छोटी जगहों पर अपनी जो कला थी उसको प्रस्तुत करते रहे। लोगों ने बहुत सराहा और लोगों ने बहुत बहुत ही उन्हें पसंद किया। इसके पश्चात जो उनके बड़े भाई थे, स्वर्गीय श्री भरत व्यास जी, उनका बहुत ही बड़ा हाथ रहा है, जो खुद भी एक लेखक और कवि थे। उन्होंने उनकी कला को पहचाना, और पहचानने के बाद उन्होंने ही उनको बम्बई का रास्ता दिखाया। और जैसा आपने पूछा था कि एक छोटे से चूरू के गांव में रहने वाले किस तरीके से फिल्म जगत की दुनिया में आ गए, तो ऐसे उनका मुंबई में आना हुआ। तो उनके जीवन में कितने कैसे ऐसे लोग आए जो उनके जीवन के प्रेरणा स्रोत बने, जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ाया? जी, बिल्कुल। बम्बई आना और बम्बई में अपना स्थान बनाना, फिल्म जगत में अपने आप को उजागर करना, इतना आसान उस समय भी नहीं था, इतना आसान आज भी नहीं है। ठीक बिल्कुल ऐसे ही नाना जी का मानना था कि पैसा तो सब कमा लेते हैं, लेकिन जिन्होंने बहुत अच्छे दोस्त कमाए, बहुत अच्छे मित्र कमाए, उन्होंने ज़िंदगी कमा ली। और उनका एक सौभाग्य ये भी रहा था कि जब वो बम्बई आए तो उनकी पहली मित्रता हुई स्वर्गीय पंडित इंद्र जी से, जिन्होंने उनका परिचय पृथ्वीराज थिएटर में करवाया। पृथ्वीराज थिएटर जो एक सम्राट था उस ज़माने में, नए कलाकारों को बहुत प्रोत्साहन के लिए ये उन्होंने खोला था, और वहाँ पे नए कलाकारों को मौका दिया जाता था। और नाना जी भी उसी तरीके से अपनी अच्छी मित्रता के कारण वहाँ पे उन्होंने अपनी जगह बनाई और एक गायन के रूप में कार्यरत हुए, और इस तरीके से चूरू से निकलते हुए बम्बई में पहुँचे, और बम्बई से निकलते हुए नाट्य के क्षेत्र में आ गए। हमारे सभी देखने वाले, जानने वाले और मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि वो गायक से अभिनेता कैसे बन गए, क्योंकि पहले तो वो गायक ही थे। ये बहुत ही अच्छा किस्सा है। मुझे अभी भी याद आता है, जब हम पूछते हैं हमारे भी मम्मी से, और जब नाना जी थे, जब हम बैठ के उनसे किस्सा सुनते थे, वो बताते थे कि सबसे पहला पृथ्वीराज थिएटर में जो पहला नाट्य था वो शकुंतला जी का नाटक था, और उस शकुंतला नाटक में बहुत ज़रूरी था एक वेद मंत्र बोलना।
उसका इसलिए ज़रूरी था क्योंकि शकुंतला ने जो विवाह किया था, तो वो विवाह कैसे हुआ था और वो वेद मंत्र से ही जाना जा सकता था। मंत्र बहुत कठिन था और पूरे थिएटर में उसको कोई बोल नहीं पा रहा था। नाना जी तो पंडित थे, उन्हें तो कोई पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। उन्होंने बिना पढ़े ही बहुत ही सरल तरीके से और बड़ी आसानी से सारा मंत्र बोल दिया। पृथ्वीराज जी इतने प्रसन्न हुए उनका मंत्र सुन करके, उन्होंने कहा कि आप सब कुछ छोड़िए और आपको ये किरदार, आपको ये निभाना है। तो नाना जी ने कहा कि मैं तो एक गायक हूँ और ये अभिनय तो मैंने कभी किया नहीं और मैं ये नहीं कर सकता हूँ। पृथ्वीराज जी ने कहा कि आप गायन हो और मैं इस थिएटर का दिग्दर्शक भी हूँ। मैं जानता हूँ कि कुम्हार किस तरह से कच्ची मिट्टी से एक मूर्ति भी बना देता है, घड़ा भी बना देता है, तो एक सुराही भी बना देता है। मुझे पता है कि मुझे आपको अभिनय में कैसे ढालना है। उन्होंने तो जिद ठान ही ली और नाना जी को 108 उम्र की जो भूमिका थी, जो शकुंतला के जो पिता की जो भूमिका थी, वो करवाई और वो जो उनका क्षेत्र रहा, उसके बाद तो फिर वो पीछे नहीं हटे और एक से एक टक्कर की जो उन्होंने उनको मौका दिया और उनको रोल करने का, अभिनय करने का जो मौका दिया, वो आगे बढ़ता रहा। मुझे अभी भी एक उनका गीत याद है जो पृथ्वीराज जी हमेशा बहुत जाने जाते थे। पृथ्वीराज जी के द्वारा अभिनीत की गई हरिश्चंद्र तारामती का एक गीत आज भी याद आता है और जहाँ पर नाना जी ने अभिनय किया था, जो है जगत भर की रोशनी के लिए। सुनाइए अगर आपको गाना आता है तो थोड़ा हम भी सुनाएं। जो 2 लाइन मुझे याद है। जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। बहुत धन्यवाद। इसीलिए सब कहते हैं कि आपका ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो लेकिन उनको पंडित जी और इतने ज्ञानी थे, तो वही ज्ञान उनको अभिनय तक लेके गया। बिल्कुल जी। तो आपके नाना जी के साथ फिल्म जगत से जुड़े और कौन से ऐसे लोग थे जी जो उनके अभिनय के साक्षी थे उस समय? जी बिल्कुल लता जी, जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने बताया था कि बहुत अच्छे मित्र और बहुत अच्छा साथी होना बहुत ज़रूरी है और उन्हें एक के बाद एक ऐसा मित्र मिलता गया उनके जीवन में कि जो उन्हें आगे का ही रास्ता दिखाया। मुझे याद आता है कि राज कपूर जी जो थे, उसी पृथ्वी थिएटर में गायन के ही रूप में काम कर रहे थे और दोनों की रुचि बिल्कुल सेम थी और इसीलिए उनकी दोस्ती भी पक्की थी। इस पक्की दोस्ती के चलते कुछ ऐसा हुआ कि राज कपूर जी ने उनकी जो फिल्म आई थी बरसात, पहली फिल्म में उनको मौका दिया और बरसात फिल्म में उन्होंने स्वर्गीय नरगिस जी की जो पिता का रोल था वो उन्होंने निभाया और इस तरीके से अब चूरू से आया हुआ एक छोटा सा 17-18 साल का युवक आज फिल्म जगत की दुनिया में उन्होंने बरसात पिक्चर में सबसे पहला कदम रखा और फिर वहाँ से उनकी कहानी फिल्म दुनिया में उजागर हुई। तो व्यास जी के अभिनय कौशल के तो सभी कायल थे, किंतु उनकी अभिनय क्षमता को संवारने का प्रयास या किसने उनकी अभिनय क्षमता को और ज़्यादा संवारा? जी, जब से उन्होंने शुरुआत की तो हमने सुना कि क्या तो वो 108 उम्र की जो पिता का रोल कर रहे हैं या फिर राज कपूर की फिल्म में पिता का नरगिस जी के पिता का रोल कर रहे हैं। धीरे धीरे फिर उनके जो सफ़र में थोड़ा सा बदलाव आया और होमी वाडिया जी ने कदम रखा। उन्होंने उनको एक ये बूढ़े किरदारों से निकाल करके एक जवान किरदारों की भूमिकाओं में उन्होंने लाने की कोशिश की। फिर अली बाबा 40 चोर, हातिम ताई और इस तरीके से की जो सरदार बनने की भूमिका, चोरों के सरदार बनने की भूमिका उन्होंने निभाई। तो उन्होंने जैसे आज भी लोग पसंद करते हैं, संपूर्ण रामायण में रावण जी की भूमिका निभाई थी और आज भी लोग उसको बहुत ही पसंद करते हैं।
और मुझे याद है होमी वाडिया जी ने सिर्फ उनको नए किरदार ही नहीं दिए थे, पर उन्होंने उन्हें बहुत कठिन किरदार भी दिए थे, जिस तरीके से कि जंगली जानवरों का सामना करना, शेर का सामना करना, फिर उसके बाद में भालू का सामना करना। तो इस तरीके से कई उनके जो किरदारों को उन्होंने बहुत ही निखारा था और कई नए नए उन्हें एक्टिंग करने का उन्होंने मौका दिया था। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि रामायण एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में पहुंचती है। जब नई वाली रामायण शुरू हुई थी तो हर आदमी अपना काम छोड़कर 10 बजे से सब लोग टीवी के सामने बैठ जाते थे रामायण देखने के लिए। और अब तो टीवी आ गया, पिक्चर आ गई, मतलब बहुत सारी चीज़ें आ गई, लेकिन वो एक समय था जब हम लोग हमेशा मतलब रामायण 9 दिन, क्योंकि हम भी दिल्ली में रहते थे तो रामायण का इतना क्रेज रहता था कि वही देखने जाना होता है। तो रामायण हम जरूर देखने जाते थे। और सुलोचना सती और हनुमान जी का लंका जलाना, बिल्कुल, और कुंभकर्ण को जिस दिन उठाते थे वो सब तो इतने हमें पसंद आते थे कि हम उस दिन तो पक्का ही जाते थे, किसी दिन नहीं जाएं। तो रामायण में और रावण का काम करना तो उनका हमेशा ही याद रखा जाता है, और वो संपूर्ण रामायण उस समय की, तो जो भी देखता है उनके किरदार को हमेशा याद करता है। और एक ऐसे किरदार जिनकी हम बात करके भी हमें गर्व अनुभव हो रहा है, और सबसे ज़्यादा गर्व हमें इस बात का हो रहा है कि उनकी नातिन हमारे साथ है और जो उनके बारे में कुछ हमें बता रही है, और हम लोग आज सामने हमारे जो भी दर्शक हैं, जो भी सब देख रहे हैं, वो उनकी बातें सुन पा रहे हैं और सुन रहे हैं। और इसी तरह की हम बहुत सारी बातें आगे भी करेंगे। इस एपिसोड को हम आगे अभी जारी रखेंगे। इसके बाद से हम लोग उनकी बेटियों से भी मिलेंगे, उनसे भी साक्षात्कार करेंगे। लेकिन उनकी ऐसी बातें थी, कई बातें ऐसी होती हैं जो हमेशा दिलो दिमाग पर रह जाती हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कोई ऐसा अंत में कोई एक ऐसा किस्सा सुना दीजिए जो आपको आज भी याद हो। जी, हम बहुत हंसते हैं घर में। मुझे आज भी याद है, हम लोग सब एक साथ घर में बैठते थे और आपसे शेयर करते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बिल्कुल उस ज़माने में, तो आज तो क्या है, वैनिटी होती है और एक्टर बिल्कुल अपने वैनिटी वैन में चेंज कर सकते हैं और अपना कॉस्ट्यूम पहन सकते हैं। उस ज़माने में तो ऐसे था कि सुबह घर से निकले और एक्टिंग करके रात को 12 बजे आप वही कॉस्ट्यूम में आप आते हो। बस नाना जी ने भी इस तरीके से कुछ उनका किरदार था कि जहाँ उन्होंने पूरे वस्त्र जो पहने थे वो साधु के पहन रखे थे और ऊपर से लेके नीचे तक सारा गेटअप ही उनका चेंज था। और रात को वो घर में आए और उन्होंने घर का दरवाज़ा खटखटाया और नानी जी ने जब वो ठीक रात के 12 कुछ 1 बज रहे थे और नानी जी ने जब दरवाज़ा खोला, डंडा वंडा लेके बाहर आई, उन्होंने कहा कि ये कौन आ गया है, चलो घर से निकलो। और फिर नाना जी ने कहा, अरे मैं ही हूँ, आपका पतिदेव हूँ, BM व्यास जी। तो उनकी ऐसी छोटी छोटी किस्से कई हैं जो हम सुनते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि वो एक कलाकार ही नहीं थे, कलाकार में अपने आप को पूरे ढालने वाले एक वो व्यक्ति थे जिन्होंने हम सबको इतना प्रोत्साहन किया है। आज हम भले ही बहुत अलग अलग क्षेत्र में हैं, लेकिन हम उनसे बहुत ही प्रोत्साहित होकर के और आगे निकले हैं। और मैं इसके साथ ही आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने मुझे मौका दिया और उनके बारे में, उनकी यादों को जीवंत करने का मौका दिया। बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि हम दर्शकों के सामने उनके बारे में बता सकें और इसी तरह बताते रहेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।